बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी केमिकल पे, चाहे वो एटम हो, चाहे वो कोई आयन आप ले लें, या कोई मॉलिक्यूल है, या कोई ऐसा आयन है जो कि कई एटमों से मिलके बना है, उस पे जो ज़ाहिरी चार्ज होगा, अपरेंट चार्ज, चाहे वो कुछ ना लिखा हो तो ज़ीरो ही होता है। अगर वो आयन है तो उसमें मेंशन होगा, ये इस पे भी मेंशन है। ये जो ज़ाहिरी चार्ज होता है ना किसी भी आयन पे या एटम पे या मॉलिक्यूल पे, इसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं उस केमिकल की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालने के कुछ रूल हैं। ये रूल आपने 9th में भी पढ़े थे, आपने दोबारा फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो अब इन रूल पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी फ्री एलिमेंट का हमेशा ज़ीरो लेना है। अब एलिमेंट क्या होता है? जो एक जैसे एटमों से मिलकर बने, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ग्रेफाइट की शक्ल में, कार्बन है डायमंड की शक्ल में, या मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर है, गोल्ड है। ये तमाम क्या हैं? ये एलिमेंट हैं। तो कोई भी एलिमेंट उस पर कुछ मेंशन नहीं होता, इट मीन्स कि उस पर क्या है? ज़ीरो है। तो तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं, ज़ीरो। सेकंड, आयन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो आयन दो किस्म के होते हैं, या तो आयन होगा केटाइन या एनाइन होगा। तो आयन का तो बहुत सिंपल सा केस है, जो आयन पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, चार्ज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर आयन के केस में। तो आप कह सकते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का -2 है, सल्फ़र का -2 है और नाइट्रोजन का -3 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 बनेगा। कोई भी आपको केमिकल गिवन दिया जाए, आपने हाइड्रोजन को हमेशा +1 में ही लेना है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के अलावा। ये एक्सेप्शन आ गई। अब मेटल हाइड्राइड होते क्या हैं? उसकी बड़ी सिंपल सी निशानी है, शुरू में मेटल हो, बाद में हाइड्रोजन हो। कोई भी मेटल हो शुरू में, बाद में हाइड्रोजन हो, MgH2, KH, ये तमाम मेटल हाइड्राइड हैं। तो शुरू में मेटल का होना लाजमी है, बाद में हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन हमेशा -1 में होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपने तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? हमेशा हमेशा -2 हुआ करेगा। लेकिन भाई इसमें भी एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है। क्या? कुछ ऐसे केमिकल जैसे OF2 है, इसमें ऑक्सीजन +2 में है। मज़ीद केमिकल देखें, परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन हमेशा -1 में होगा। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -1/2 में होगा। तो कभी भी मेंशन कर दिया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड, तो आपने -1 कहना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड -1/2 कहना है। इन OF2 +2 कहना है। लेकिन इसके अलावा तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 में ही होगा। भाई कैसे पता चलता है कि जो गिवन केमिकल है पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है? मिसाल के तौर पर ये केमिकल है, ये केमिकल है। अब हमें क्या पता कि ये नॉर्मल ऑक्साइड हैं? नॉर्मल ऑक्साइड वो होंगे जिनमें -2 में होगा ऑक्सीजन, या ये पर ऑक्साइड हैं या सुपर ऑक्साइड हैं। तो भाई उसके लिए आपको ऑक्सीजन की वैल्यू ही निकालनी पड़ा करनी है। मिसाल के तौर पर 2 हाइड्रोजन है, अलहदा करें, 2 ऑक्सीजन है, अलहदा करें, इक्वल टू 0 करना होता है, क्योंकि इन पे चार्ज जो होता है ना H2O2 पे, ये 0 होता है पूरे केमिकल पे अगर मेंशन ना हो तो। हाइड्रोजन की वैल्यू है +1, अभी हमने सीखी तमाम कंपाउंड में। ऑक्सीजन की वैल्यू हमने निकालनी है, ऐसे लिखा 0, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -2, और आप यहाँ से ऑक्सीजन का जवाब निकालेंगे, -1 बनेगा। तो किसी भी ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वो -2 आ जाए नॉर्मल, अगर वो -1 आ जाए पर ऑक्साइड,
अगर वो -1/2 हो जाए तो वो सुपर ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर इसमें देख लें, पोटाशियम को लैदा किया, 2 ऑक्सीजन को लैदा किया, इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करना है तमाम कंपाउंड में, अगर ऊपर कुछ मेंशन ना हो तो। पोटाशियम की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये ऐसे ओ लिख दें, इक्वल टू 0, तो ये 1 होते जाके -1 हो जाएगा, 2O इज़ इक्वल टू -1, ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -1/2। तो देखें -1/2 आंसर आ गया। इट मीन्स कि ये केमिकल क्या था, सुपर ऑक्साइड था। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जैसे वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप जब भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे आंसर 0 आना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं वाटर के। आप वाटर देखें, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं। हाइड्रोजन का आंसर 1, अभी हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन हमेशा 1, ऑक्सीजन -2, तो 2 - 2 0 आंसर आ गया ना। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में आप एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप H2SO4 की एग्जांपल देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है। हम आंसर निकालना चाहते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फ़र का 6 होता है, ऑक्सीजन का -2। अब आप देखें 2 + 6 8 -8, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आइन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम, कोई ऐसा आइन हो जिसपे कई एटम लगे, जैसे SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे मेंशन है, SO4 2 नेगेटिव। आप इसमें सल्फ़र की वैल्यू पुट करें, 4 ऑक्सीजन है, इसका आंसर निकालते हैं। सल्फ़र का आंसर 6 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो ये -8 + 6 क्या आंसर है, -2। ऊपर क्या मेंशन है, -2 ही तो मेंशन है ना। तो किसी भी आइन में जो ग्रुप ऑफ एटम से बना हो, आप उनके एटम के ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका चार्ज होगा। ये एग्जांपल देख लें, NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव में देख लें नाइट्रोजन 1 है और 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और ऑक्सीजन की -2, -1 आया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, -1 ही तो मेंशन है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आखिरी रूल देखिएगा, जब भी आप 2 एटम कंबाइन करें, जैसे OF2 है, NF3 है, H2O है, हमेशा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो उस पर माइनस लेके आना है। तो इसीलिए ऑक्सीजन पे OF2 में +2 आया था, क्योंकि 2 फ्लोरीन थे ना, उन पर टोटल -2 हो गया। NF3 में देखें, फ्लोरीन पे माइनस आएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। वाटर में देखें, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो हाइड्रोजन में प्लस आएगा। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उस पर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। तो अब आप इसे सोच के बताएं, ये आखिरी रूल को देख के, दुनिया में एक ऐसा एटम भी है जिस पर कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। कौन सा एटम है वो एटम है फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन को आप जिस केमिकल के साथ मर्जी कंबाइन कर दें, सबसे ज़्यादा जितने भी एटम हैं उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो इस पर हमेशा नेगेटिव आएगा, इसके साथ जो मर्जी अटैच हो जाए। ठीक हो गया, तो ये आपने ख्याल रखना। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ना पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स बना दिए हैं, तो उससे कुछ एलिमेंट मेंशन किए हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटाशियम पहला ग्रुप है। अमूमन जो भी कंपाउंड गिवन दिए जाते हैं उनमें पहले 3 ही एलिमेंट यूज़ हो रहे होते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम दूसरा ग्रुप है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम तीसरा ग्रुप है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम चौथा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक पाँचवा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 6 और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 7। मैंने मुकम्मल इसलिए नहीं लिखे कि मैंने आपको ये तमाम याद करवाए हुए हैं और आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का निकालने के लिए ये हम ग्रुप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 1A से 4A ग्रुप और 5A से 7A ग्रुप। तो 1A से 4A ग्रुप में हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असल में उसका ग्रुप नंबर ही होगा। ग्रुप नंबर बराबर है ऑक्सीडेशन नंबर, ये माइंड में रखिएगा। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या बनेगी, फिर दूसरे ग्रुप का 2 बनेगी। एल्यूमिनियम क्या बनेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरे ग्रुप का 3 बनेगी। कार्बन सिलिकॉन क्या बनेगी, चौथे ग्रुप का 4 बनेगी। सिलिकॉन चौथे ग्रुप का 4 बनेगी। तो ये तो बात ही नहायत आसान होगी, पहले 4 ग्रुप में क्या है, ग्रुप नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करेगा।
तो पाँचवें से सातवें ग्रुप में दो कैटेगरीज, या तो ग्रुप नंबर के हिसाब से बनाएंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, या वैकेंसी के हिसाब से बनाएंगे। मिसाल के तौर पर पाँचवें ग्रुप में हम फास्फोरस को पिक करते हैं। फास्फोरस पाँचवें ग्रुप का है, तो ग्रुप नंबर के हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 5, और इसकी वैकेंसी क्या होगी, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहते हैं, हर एटम की ख्वाहिश ही होती है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। फास्फोरस के पास 5 हैं, जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी से कितने चाहिए 3, तो इसकी वैकेंसी 3 है, तो ये -3 3 गेन भी कर सकता है। अगले में ग्रुप में आ जाएं, सल्फ़र है छठे ग्रुप का है, ये 6+ बनाएगा, या कितने गेन कर सकता है 2, तो ये 2 नेगेटिव भी बना सकता है, तो वैकेंसी के लिहाज से नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि गेन करते हैं। अगले ग्रुप में आ जाए क्लोरीन, सातवें ग्रुप का, तो +7 बना सकता है या -1 भी बना सकता है। तो अमूमन ग्रुप नंबर के हिसाब से या वैकेंसी के हिसाब से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बना करेंगे। देखें हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ़र्ज़ करें KMnO4 में मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहते हैं। आपने सबसे पहले हर एटम को सेपरेट किया, पोटाशियम प्लस मैंगनीज़ 4 ऑक्सीजन, जो नंबर होगा उस एटम से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू आपने 0 लिखना है अगर उस केमिकल पे कोई चार्ज ना हो। तो पोटाशियम की वैल्यू 1 जो कि पहले ग्रुप का है, मैंगनीज़ निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या -2 इक्वल टू 0, तो -8 + 1 -7 आप उस साइड पे ले जाइएगा, मैंगनीज़ का आंसर क्या आ जाएगा +7। ठीक है, K2Cr2O7 में फ़र्ज़ करें हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। 2 पोटाशियम सेपरेट किए, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। पोटाशियम की वैल्यू हमेशा 1 पहले ग्रुप का है, क्रोमियम निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू हमेशा -2 इक्वल टू 0, तो ये -14 बनेगा +2 -12 उधर ले जाइए, 2Cr इज़ इक्वल टू 12, तो Cr की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का निकालना होता है, ये नहीं कि Cr2 है तो आप कहें क्रोमियम का आ गया 12, ऐसे नहीं, आपने एक सिंगल एटम का निकाल के बताना है आंसर। इसके बाद देखें इस ग्लूकोज में आप फ़र्ज़ करें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो 6 कार्बन सेपरेट कर दें, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। कार्बन का आप निकालना चाहते हैं 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा 1 और ऑक्सीजन की वैल्यू -2 इक्वल टू 0, तो ये 6 कार्बन, ये +12 और ये -12 ज़ीरो हो गया, उधर भी ज़ीरो ही रहेगा, तो कार्बन का आंसर यहाँ पे 0 आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर केमिकल का ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जो उसका ग्रुप नंबर होता है। अब आ जाए NO3 1 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव में नाइट्रोजन को सेपरेट कीजिए, 3 ऑक्सीजन इक्वल टू, अब आपने 0 के इक्वल नहीं करना बल्कि -1 के इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज मेंशन है। नाइट्रोजन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू हमेशा -2 इक्वल टू -1, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का आंसर क्या आ जाएगा +6 - 1 5। PO4 में आप फास्फोरस निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, P 4 ऑक्सीजन इक्वल टू -3, ये तो आपको मेंशन किया जाएगा ना, इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, इसका बताएं, इसका बताएं, तो P निकालना चाहते हैं, P ऑक्सीजन की वैल्यू -2 इक्वल टू -3, -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, 8 - 3 5, तो फास्फोरस का आंसर भी +5 आ गया। स्टूडेंट इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। Cr2SO4 थ्राइज में हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो 2Cr सेपरेट किया आपने, सल्फ़र 3 है और ऑक्सीजन कितने 4 3 12 इक्वल टू 0 कर दिया। Cr की वैल्यू यहाँ पे +3 बनेगी। कैसे अंदाज़ा हुआ भाई, ये जो है क्रॉस एक्सचेंज होता है ना, इसका 3 है और ये 2 इसका है, तो Cr की 3 सल्फ़र निकालना चाहते हैं, 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, तो ये बना -24 + 6 -18 उधर ले जाइए, +18 हो जाएगा, 3s इज़ इक्वल टू 18, s इज़ इक्वल टू +6,
तो याद रखिएगा SO4 जब भी आ जाए ना, SO4 जिस मर्जी शक्ल में हो, सल्फ़र हमेशा इसमें +6 पे ही होगा। आपका टाइम बचेगा, बार बार आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। Cr2O3 में देखें, क्रोमियम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2Cr 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो 2Cr ऑक्सीजन कितना है, -2 -6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, उधर जाके +6 हो जाएगा। Cr का आंसर क्या आएगा, +3, क्योंकि 2 डिवाइड होगा ना। क्लोरीन का निकालना चाहते हैं, CaClO3 ट्वाइस में, Ca सेपरेट किया, 2Cl 6 ऑक्सीजन इक्वल टू 0 किया, Ca की वैल्यू 2 क्योंकि दूसरे ग्रुप का है, Cl निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0, ये बनेगा -12 + 2, -10 उधर ले जाइए, +10 हो जाएगा, तो Cl का आंसर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट देखिए ये वेरिएशन आ गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट ना ये हतमी नहीं हुआ करती कि क्लोरीन की हमेशा -1 आएगी या +7 आएगी, इसमें वेरिएशन आती हैं। तो यहाँ पे देखें, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन का निकालना चाहते हैं, 2 सोडियम कार्बन 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, सोडियम की वैल्यू 1, कार्बन निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू -2 इक्वल टू 0, ये -6 बना और ये -6 + 2 -4, उधर जाके +4 हो जाएगा, कार्बन का आंसर यहाँ पे 4 आ गया। तो स्टूडेंट अब असल चीज़ तो ये है कि आपने अपना टाइम बचाना है। मैंने आपको बेसिक मेथड तो सिखा दिया कि आप किस अंदाज में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप उस मेथड को यूज़ करें। आपने डायरेक्ट केमिकल को देख के उसके नंबर उसके ऊपर ही बना लेने हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। ऑक्सीजन 4 हैं तो क्या बनेगा, -8, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ना, टोटल -8 हो गया। पोटाशियम का क्या बनता है, +1। अब आपने मैंगनीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो जाए। नेगेटिव कितना है, -8, पॉजिटिव कितना है, +1, तो क्या लगेगा, +7 लगेगा ना, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो जाए। ठीक हो गया, क्योंकि किसी न्यूट्रल कंपाउंड में जब आप इन्हें सम करते हैं, इन्हें ऐड करते हैं, +8 -8 = 0 आना चाहिए एडिशन इनकी। यहाँ पे देखें भाई, ऑक्सीजन का कितना बनेगा, -14, इसका कितना बनेगा, +2। ठीक हो गया। यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू वो लिखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो -14 है, यहाँ पे आप +12 लिखेंगे तो +14 -14 के बराबर होगा ना। तो Cr2 का आंसर आपने +12 लिखा, तो एक Cr का कितना बनेगा, +6, एक एटम की निकालनी है फिर। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, अब आपने ऑक्सीजन की वैल्यू लिखी -6, ये न्यूट्रल कंपाउंड थे, ये एनाइन आ गया। नाइट्रोजन की वैल्यू वो लिखनी है कि आप जब उन्हें ऐड करें तो आंसर -1 है जो ऊपर लिखा है। यहाँ तो ऊपर 0 लिखा होता था ना, आंसर 0 हम करते थे, तो आप +5 लगाएंगे ना, +5 -6 -1 आएगा। तो इस तरह आपने इसे निकालना है। अब आपने ऑक्सीजन की वैल्यू लिखी -8, फास्फोरस की वो वैल्यू लिखनी है कि आंसर -3 बने। टोटल क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे ना, +5 -8 -3। तो आपने रैपिडली इसे करना है। यहाँ पे देखें, HPO3 में P की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन की टोटल कितनी, -6, हाइड्रोजन की +1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टोटल इनका सम 0 बन जाए, तो +5 लिखेंगे ना, +6 -6, ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्रोमियम की निकालना चाहते हैं, तो क्लोरीन की -1 होती है ना, जब भी लास्ट में ना हेलोजन, तो -1 होती है उसकी, -1 तो -3 टोटल होगी, तो ये क्या बनेगा, +3 बनेगा। यहाँ पे क्रोमियम की निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की टोटल -8 +2, तो क्रोमियम की क्या बनेगी, +6। स्टूडेंट अब देखें, हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन, और ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसकी वजह यह है कि आपने इसे पहले पढ़ा नहीं होता। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो रिडॉक्स इक्वेशन अमूमन इसे बैलेंस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ये नहीं आती, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस लिहाज से समझाऊँ कि आपको ये चीज़ें आ जाएँ। रिडॉक्स रिएक्शन 2 किस्म के होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा इकट्ठे होते हैं किसी इक्वेशन में। ये नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन नहीं हो रही, या रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली। हाँ, अगर आपको कोई आधा रिएक्शन दे दिया जाए, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का ना दिया जाए, तो मुकम्मल रिएक्शन नहीं होगा। मुकम्मल रिएक्शन में ये हमेशा एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है, पहली भाई ये लफ्ज़ जो है ना ऑक्सीडेशन, ये निकला है ऑक्सी एडिशन से। तो ऑक्सी एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो आपने एडिशन करनी है ऑक्सीजन की, रिमूव करना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की क्या होती है, इसके ऑपोजिट बिल्कुल। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो आप डेफिनेशन बेसिक जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो आइडेंटिफिकेशन किया करेंगे ऑक्सीडेशन की, वो इन डेफिनेशन से नहीं बल्कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ करेगा, रिडक्शन में हमेशा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सबसे आसान मेथड होता है किसी भी केमिकल की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को ढूंढने का। आपने क्या देखा करना है, हमेशा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब हो रहा हो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हो रहा हो रिडक्शन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। Fe3+ से क्या बन रहा है, Fe2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, कमी होगी ना, 3+ से +2 कम है ना, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन। तो आपने फ़ौरन देख के बता दिया इसकी रिडक्शन हो रही है, और Sn2+ से Sn4 का बनना, पावर में इजाफा हो रहा है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस इक्वेशन में ना ऑक्सीजन थे ना हाइड्रोजन थे, लेकिन चार्जेस से आप किसी भी इक्वेशन में गैस कर सकते हैं। देखें पहला जो पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना, वो यही है, बेसिक से मैं शुरू करवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडोक्स रिएक्शन। आपको डिफरेंट इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए इनमें से कौन सा रिडोक्स है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडोक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिडोक्स नहीं है। क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे ना, फ्री एलिमेंट का हमेशा 0, किसी एक का देख लेना है, ऑक्सीजन का देख लिया करें अमूमन। और वाटर में ऑक्सीजन कितने पे है, -2 पे है ना, हम जानते हैं। तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हुई भाई, 0 से -2 चेंज हो गई ना। जब भी किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट वाले एटम और प्रोडक्ट वाले सेम एटम की वैल्यू में फ़र्क हो ऑक्सीडेशन नंबर में, ये रिडोक्स रिएक्शन हुआ करता है। तो भाई ये तो रिडोक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन नेचर के हिसाब से क्या था, ये रिएक्शन नेचर के हिसाब से था कंबस्टन का अमल, ठीक है। मीथेन जल रहा था ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब आपने रूल बना लिया कंबस्टन का कोई भी रिएक्शन होगा, कंबस्टन हमेशा रिडोक्स रिएक्शन हुआ करेगा। ये हमारा पहला रूल बन गया। तो अब आपको दूसरे में हाइड्रोजन की कंबस्टन ही है ऑक्सीजन के साथ वाटर का बनना, दूसरे में आपको ये गैस करने की ज़रूरत ही नहीं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका क्या है, आपने बता दिया। बेंजीन ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करता है भाई, कंबस्टन करता है। तो बेंजीन की कंबस्टन भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। तो ये तो हमने पहली कैटेगरी सॉल्व कर ली। ऐसा कोई भी रिएक्शन आ जाए, कोई भी मुश्किल इक्वेशन आ जाए, आपने अगर देखा वो कंबस्टन है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट होगा, तो आप कहेंगे भाई ये रिडोक्स रिएक्शन है। अब आ जाए दूसरा केस, HCl का NaOH के साथ मिलकर NaCl और वाटर बनाना है, कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में किसी एक को पिक कर लें, क्लोरीन यहाँ पे -1 पे है, यहाँ पे -1 पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 पे है, यहाँ पे -2 पे है, हाइड्रोजन भी देख लेंगे सेम है। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, वैल्यूज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो, ये रिडोक्स रिएक्शन नहीं हुआ करते। तो न्यूट्रलाइजेशन रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एक रूल, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन होंगे ये रिएक्शन रिडोक्स नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, एसिड और बेस मिल रहे हैं ना, जो मर्ज़ी एसिड मिल जाए, जिस मर्ज़ी बेस के साथ मिल जाए, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, भाई ये वाले रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन नहीं होंगे। अब आ जाए तीसरी कैटेगरी पे, ZnCl2 कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है। तो ये कौन सी नेचर का रिएक्शन है, देखें इसका, तो Zn2+ में है, यहाँ पे Zn2+ में है। आप किसी और एटम को देखें, कॉपर देख लें, यहाँ 2+ में है, यहाँ पे 2+ में है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, ये रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। अब ये रिएक्शन कौन सी नेचर का है, देखें इसका भी केटाइन था, इसका भी एनाइन था, इसका भी केटाइन था, इसका भी एनाइन था। जब रिएक्शन हुआ तो इसका केटाइन दूसरे के एनाइन के साथ मिल गया,
और इसका केटाइन पहले के एनाइन के साथ मिल गया। ये केटाइन एनाइन रिप्लेस हो गए ना एक दूसरे से, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो केमिकल हो, दोनों के केटाइन एनाइन हो और आपस में रिप्लेस हो जाएं। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ करते कि KCl NaBr के साथ मिल रहा है। तो ये वही हिसाब है ना, इसका K इसके Br के साथ मिल जाएगा, इसका Na इसके Cl के साथ मिल जाएगा। तो ये भी ऊपर वाली कैटेगरी है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, इन्हें कहा जाता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आपने जब भी देखना है डबल डीकम्पोजिशन हो रही है, दोनों केमिकल टूट रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ करेंगे। डबल डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। देखें यहाँ पे जिंक है और H2SO4 है, ये इसके एनाइन के साथ मिल जाएगा, ZnSO4 हाइड्रोजन बन जाएगी। मैग्नीशियम है, ये इसके एनाइन के साथ मिल जाएगा, MgSO4 और आयरन सेपरेट हो जाएगा। इनमें देखें ये वाला केमिकल तो नहीं टूट रहा ना, सिर्फ ये वाला केमिकल टूट रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है। इन्हें कहा जाता है सिंगल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल डीकम्पोजिशन। आप इनमें अगर पावर देखेंगे तो मैग्नीशियम या जिंक की पावर 0 है, फ्री एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है +2 है, तो पावर में चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कंबस्टन के रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते, और सिंगल डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स हुआ करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स नहीं है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये सारी रिडॉक्स इक्वेशन हैं, ये हमने मान लिया। विच वन इज़ द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। अब हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको कैसे पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो नहायत ही आसान, ये आप जानते हैं, एटम काउंट करें यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होने चाहिए। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एटम बराबर नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये देखें, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, आयोडीन 1 आयोडीन 2, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देख लें हाइड्रोजन 2 N2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, सल्फ़र 1 सल्फ़र 1, आयोडीन 2 आयोडीन 2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये हर लिहाज से बैलेंस है। ठीक हो गया। अब तक आप इक्वेशन ऐसे जानते हैं, बैलेंस करते हैं, एटम्स के तादाद लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे बराबर होनी चाहिए। देखें, आयरन 1 आयरन 1, SN स्टेनिक 1 तो बज़ाहिर तो इक्वेशन बैलेंस लग रही है, लेकिन रिडॉक्स इक्वेशन में लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले चार्जेस भी बराबर होने चाहिए। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने आपको पहले 3 न्यूट्रल इक्वेशन दी। अब देखें, लेफ़्ट साइड पे टोटल चार्ज कितना है +5, राइट साइड पे टोटल चार्ज कितना है +6। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, ना सिर्फ एटम बराबर हों बल्कि चार्जेस भी बराबर हों। यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे -1 है, ये 0 तो -1, यहाँ पे +2 है, ये बराबर नहीं है। तो एटम अलोंग विद चार्जेस बराबर होंगे तो बैलेंस इक्वेशन है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब इन्हें बैलेंस कैसे करें भाई? पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आना कि आप बैलेंस करें, आपको इक्वेशन दी जाएंगी, पूछे जाएगा कि बैलेंस है या नहीं, या आपसे इस मेथड के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेथड 2 किस्म के इक्वेशन को बैलेंस करने के, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में नाम से ही जाहिर है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से ये जज करना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। पहला स्टेप ये हुआ करेगा। अभी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखना है कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर आपने ये देखना है दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो रिड्यूस्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस स्टेप की भी हमने प्रैक्टिस करनी है, स्टेप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरा, जब आप ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा है, बैलेंस्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है।
तो ये 3 स्टेप, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे तीसरे स्टेप की आगे चल के। तो ये 3 स्टेप होंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। आपने ढूंढना है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देने हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी पहला स्टेप सेम है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से ये ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन। इसमें आपने इस मेथड में एरो से ही मेंशन कर देना है। मिसाल के तौर पे इसमें इसकी हो रही है +4 से ये +2 पे आ रहा है रिडक्शन, और Cl की यहाँ पे हो रही है -1 से पावर 0 ऑक्सीडेशन। तो आपने एरो पे ही मेंशन कर दिया, लेकिन इस मेथड में आपने ऐसे एरो पे मेंशन नहीं करना, बल्कि 2 सेपरेट पार्ट कर लेने, 2 पार्ट्स इक्वेशन के। ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिलहाल आप इन्हें याद रखिएगा। इक्वेशन के 2 पार्ट्स कर लिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की आगे 2 कैटेगरीज हैं, एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया आपको मेंशन किया जाता है, या बेसिक मीडिया। तो जो मेंशन किया जाए उसके मुताबिक आपने चलना है। जब आप इक्वेशन के 2 हिस्से बना लेंगे, ऑक्सीडेशन अलहदा कर लेंगे, रिडक्शन अलहदा कर लेंगे, फिर आपने कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है। नंबर 1, बैलेंस एटम्स। इस मेथड में भी आपने सबसे पहले एटम्स बैलेंस करने हैं, इस मेथड में भी। कैसे, बाद में प्रैक्टिस करते हैं। कि जो आपने एटम्स बैलेंस करने हैं ये अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, बाकी कोई एटम हो आप बैलेंस करेंगे। तो ये जो इनके स्टेप है ना, ये तरतीब में जाने चाहिए, आगे पीछे स्टेप नहीं कर देने। दूसरा स्टेप इनमें हुआ करेगा बैलेंस ऑक्सीजन। फिर आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं दोनों में। एसिड या न्यूट्रल मीडिया में आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं वाटर की मदद से, और बेसिक मीडिया में आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं OH नेगेटिव की मदद से। और OH नेगेटिव आपने डबल लेने हैं, डबल देन ऑक्सीजन, डबल देन ऑक्सीजन। ये भी आपने भी याद रखना है। इसका भी मतलब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, डबल देन ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आपने याद कर लेना है। नंबर 3, फिर आपने बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। और कैसे बैलेंस करने हैं, एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं H+ से, और बेसिक मीडिया में आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं वाटर की मदद से। और नंबर 4 स्टेप आपने किया करना है बैलेंस चार्जेस। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बैलेंस चार्जेस, एसिडिक मीडिया में आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं इलेक्ट्रॉन से, और बेसिक मीडिया में भी आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं इलेक्ट्रॉन से। तो अब आपका काम है इन तमाम चीज़ों को याद करना, और मेरा काम है आपको इन तमाम चीज़ों को सिखाना। ठीक है, सिखा मैं आपको दूंगा, याद आपने कर लेना है। क्या मैंने आपको कहा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपने एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया का ख्याल रखना है, आपको गिवन दिया जाएगा, और बेसिक मीडिया का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने एटम बैलेंस करने हैं, दोनों में सेम मेथड है। कैसे, अभी हम सीख लेंगे। एटम बैलेंस करना नहायत ही आसान है। एटम के बाद आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं वाटर की मदद से इस मीडिया में, और OH नेगेटिव आयन की मदद से इस मीडिया में। हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं H+ आयन की मदद से इस मीडिया में, और वाटर की मदद से इस मीडिया में। चार्जेस बैलेंस करने हैं इलेक्ट्रॉन की मदद से दोनों मीडिया में। ये स्टेप आगे पीछे नहीं होने चाहिए। सबसे पहले एटम बैलेंस, कौन से एटम, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ये नहीं कि पहले हाइड्रोजन बैलेंस करना शुरू कर दें बाद में ऑक्सीजन, नहीं, पहले एटम, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्जेस। ठीक है, अब हम इसके हर स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, और आप इंशाल्लाह ये सारा काम सीख जाएंगे। तो पहले ये डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। आपको सबसे पहले ग्रिप बनाने है कि गिवन इक्वेशन में आप कैसे ढूंढेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो समझें कि आपको ये सारे मेथड आ गए। देखें कैसे, यहाँ पे आप मैंगनीज, आपने ना उन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो आपका टाइम बचेगा।
तो यहाँ पे मैंगनीज की पावर क्या बनेगी, +4 बनेगी। कैसे बनेगी, ये ऑक्सीजन है ना, -4 बनेंगे, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैंगनीज की पावर क्या बनेगी, +2 बनेगी। तो पावर जो है +4 से +2 होगी ना, पावर में कमी क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये मैंगनीज रिड्यूस्ड हो गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, मैंगनीज, HCl, वाटर, क्लोरीन, जो भी दे दिया जाए। तो मैंगनीज रिड्यूस्ड हो गया, Mn4+ से Mn2+ बन गया। अब देखते हैं जी क्लोरीन पे क्या हुआ। क्लोरीन जो है यहाँ -1 पे है, फ्री एलिमेंट में 0 पे होता है, और यहाँ -1 पे है। एक क्लोरीन, एक ही बात करनी है, 2 का -2 है, लेकिन एक एटम की बात करनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो भाई -1 से -1 भी है, और ये -1 से 0 भी है। तो इसमें तो सेम नहीं है ना, इसमें तो चेंज हुआ है। -1 से 0 क्या है, पावर ज़्यादा है, -1 कम, 0 ज़्यादा। तो पावर का बढ़ जाना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा क्लोरीन के 2 किस्म के बिहेवियर थे, एक में -1 ही रहा और एक केमिकल में 0 हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन तो इसकी हो रही है ना रिएक्शन में। तो बास केमिकल के एक से ज़्यादा बिहेवियर भी हो सकते हैं, रिमेन सेम एंड चेंज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच एलिमेंट हैज़ मोर देन 2 टाइप ऑफ बिहेवियर, HCl में क्लोराइड। आगे बात समझ, ये मैंने ढूंढ लिया कि रिड्यूस्ड हो रहा है, ये मैंने ढूंढ लिया कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यही हमारे पास ऑप्शन हुआ करेंगे। सेकंड में देखें, HI में आयोडीन देख लेते हैं, आसान है, -1 पे होता है ना, या फ्री एलिमेंट में क्या है, 0 है। तो आयोडीन -1 से 0 हो गया, क्या है इसकी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। -1 से 0 हो जाना, पावर का बढ़ना है। -1 कम होता है, 0 ज़्यादा होता है, फिर +1 ज़्यादा होता है। तो पावर ऐसे बढ़ रही है ना, -1 से 0 फिर प्लस वाली। तो ये है जी पावर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखें नाइट्रोजन है +5 में, और यहाँ नाइट्रोजन है +2 में। आपकी इन चार्जेस निकालने पे ग्रिप होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले सिखाए हैं। अगर आप चार्जेस निकालने में टाइम लगाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होना है इन इक्वेशन में। पावर +5 से +2 क्या है, कम हो जाना, इसकी हो रही है रिडक्शन। थर्ड इक्वेशन देखें, कॉपर यहाँ पे 0 में फ्री एलिमेंट है, यहाँ कॉपर है +2 में। कैसे पता चला, SO4 जो है -2 होता है। तो कॉपर की पावर क्या होगी, +2 बढ़ गई ना, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। और यहाँ सल्फर है +6 पे, मैंने बताया था SO4 में सल्फर +6 पे होता है, यहाँ सल्फर +4 में है। तो सल्फर की पावर +6 से +4 क्या होगी, कम होगी। Cr2O7 नेगेटिव में क्रोमियम होगा +6 पे, और यहाँ पे मेंशन है +3 में, तो पावर क्या होगी, कम होगी। तो इसकी रिडक्शन होगी। और Cl नेगेटिव 0 माइनस से 0 पे आ गया, तो माइनस से 0 पावर बढ़ जाना है, ये होगी जी ऑक्सीडेशन। जिंक 0 से +2 पे चला गया, पावर क्या हुई, बढ़ गई। क्या है पावर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। सल्फर +6 से यहाँ +6 पे ही है, तो सल्फर तो सेम ही है, SO4 में सल्फर +6 पे ही होता है। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ +1 पे है, यहाँ हाइड्रोजन 0 पे है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की देखनी होती है, H2 की नहीं, +2। हाइड्रोजन एटम की देखनी है +1, ठीक है। यहाँ पे 0 में है, तो +1 से 0 क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखें, आई ना बात समझ, कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड। आप बता देंगे भाई ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है बहुत मजे के क्वेश्चन। अगली बात, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो केमिकल ऑक्सीडाइज्ड होता आपको नजर आए वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो केमिकल आपको रिड्यूस्ड होता नजर आए वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने आपको ये नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जो ऑक्सीडाइज होता नजर आ रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहीं पे दोबारा ढूंढ सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आप देख लें, Mn +4 से क्या हो रहा है, +2 पे जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। HCl में Cl -1 से 0 पे जा रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो HCl रिड्यूसिंग एजेंट,
MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में पूरा केमिकल ही बताना होता है, HCl या MnO2, एटम नहीं बताने होते। देखें नाइट्रिक एसिड क्या है, रिडक्शन हो रही है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही थी ना, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, क्या हो रही थी, पावर कम हो रही थी ना, रिडक्शन हो रही थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr2O7 क्या है, पावर कम हो रही है, रिडक्शन हो रही है तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl नेगेटिव क्या है, पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन हो रही है तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में आपने पूरा केमिकल बताना है, पूरा केमिकल इनमें। ठीक हो गया, आई बात समझ, नहायत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मैं आपको ना ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो मेथड है उसके स्टेप सिखा रहा हूँ कि किस अंदाज में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन की टाइप्स है ना, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बन सकते। मैंने हर चीज़ सोच के यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो पहला मैंने मेथड आपको सिखाया है, इसका पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपने ढूंढना है ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, और उसके साथ ही मैंने फिर एडिशनल सिखा दिया, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा स्टेप सिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, ये किस अंदाज में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने डिफरेंट इक्वेशंस बना दी हैं। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय दिस एटम, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 3 4 5। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय दिस एटम, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। तो हम ऑप्शन के बगैर करेंगे प्रैक्टिस, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके हमारी। आपने पहला काम यही करना है, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये बना ली तो कामयाब हो जाएंगे। +5 यहाँ पे +2, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। कैसे बननी है मैंने आपको सिखाई है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। ये देखें जी +5 से +2 हो रहा है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, और है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जी -1 से 0 क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, क्या होगा, खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने पहले सीख लिया। अब अगली बात सीखें, +5 से +2 में आना, पावर का कम होना है। पावर कम होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। और -1 से 0 पे जाना, पावर का बढ़ना, कब, जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं। लूज कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -1 से 0 पे जा रहा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन इस अंदाज में आएगा ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय द HI इन दिस इक्वेशन, 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे 1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय नाइट्रिक एसिड इन दिस इक्वेशन, तो गेन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस अंदाज में निकाल लें। अब कॉपर पे आ जाएं, 0, यहाँ पे कॉपर +2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे सल्फर है +6 पे, यहाँ भी +6 पे, लेकिन यहाँ +4 पे भी तो है ना, तो आप इसे इससे मिला के देखें कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। +6 से +4 पे आना, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं थे। यहाँ पे आ जाए Fe3+ है, और प्रोडक्ट में देखें क्या है भाई, Fe2+ है। तो पावर कम हुई, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ से +2 पे आए। और SN जो है ये +2 से +4 पे जा रहा है, तो क्या हुआ, इसने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखें Cr है, यहाँ पे +6 पे, एक एटम का देखना होता है, और यहाँ Cr है +3 पे, तो Cr +6 से +3 पे आ रहा है, गेन कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्लोरीन -1 से 0 पे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो अब इस तरह जिसने भी क्वेश्चंस बने, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय दिस, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय दिस, तो आपने ये आंसर बता देना, बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली बात, वो इस अंदाज में भी तो पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए किसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये गेन 3 इलेक्ट्रॉन है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, इन्हें बैलेंस करना लाजमी होता है, बैलेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तीसरे स्टेप में, कैसे करेंगे।
भाई इन्हें बराबर करने के लिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके 3 है जो मैंने एरो बनाया हुआ है, इसका 1 है, तो जिसका 1 है उसे 3 के बराबर करना पड़ेगा, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, फिर ये बैलेंस होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, यहाँ पे देख लें ये 1 है ये 2 है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए भाई इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए जिसके कम है उसे किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है भाई, जितने कम है उसके मुताबिक। यहाँ पे देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 1 लूज कर रहा है, बराबर नहीं है ना, तो भी इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बराबर हो जाए। देखें मैं आपको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम। हम ढूंढेंगे किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। कॉपर 0, यहाँ पे 2+ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ऑप्शन होंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय कॉपर 1 2 3 4, आप बता देंगे। एक एटम के बताने हैं, ठीक है, एक एटम के। NO3 में नाइट्रोजन है +5 पे, यहाँ पे NO2 में नाइट्रोजन है +4 पे, तो भाई नाइट्रोजन +5 से +4 पे कम हुई ना पावर, तो गेन करने से कम होती है। गेन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पावर जब भी कम हो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, पावर जब भी बड़े इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो इसने गेन 1 इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए आप एरो पे देखें ना, ये 2 है ये 1 है, तो बराबर करने के लिए इसे 1 से 2 करना है ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस में आएंगे। यहाँ पे देख लें MnO2 में Mn +4 पे है, यहाँ पे Mn +2 पे है, तो +4 से +2 पावर कम हुई, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे Cl-1 पे है, यहाँ पे Cl 0 पे है, तो Cl-1 से 0 पे गया, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ये 1 है ये 2 है, तो लूज और गेन वाले इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा 2 लिए जा रहा है, पॉसिबल नहीं है ना। कोई आपको 10 रुपये दे और आपके पास 20 रुपये आ जाए, कैसे पॉसिबल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे 1 लेना चाहिए, या अगर ये 2 ले रहा है तो इसे 2 देने चाहिए, तो इसके लिए फिर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन HCl शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2 3 4। यहाँ पे देखें, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इक्वेशन NO3 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1 2 3 4। यहाँ पे देख लें Fe2+A+3 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। Cr2O7 Cr+6 पे है, यहाँ पे +3 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन बराबर ही नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है ना, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय Cr2O7 3, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय Fe2+ इन दिस इक्वेशन 1। टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद। ठीक है, तो आयरन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप सोच के बताएं, 3 से, तो यहाँ भी 3 लगा दें, बैलेंस भी होगी। ठीक है, तो इस अंदाज में आपने लेके चलना है चीज़ों को। ये मैंने आपको ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे सारे करवा दिए। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स, और मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है ये ढूंढना है, रिडक्शन किसकी हो रही है ये ढूंढना है। हमने बहुत सी प्रैक्टिस की है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है या जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब इस इक्वेशन में बता दें, कॉपर की क्या हो रही थी, पावर बढ़ रही थी ना, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो क्या है कॉपर, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस इक्वेशन में बता दें MnO4 की पावर कम हुई, रिडक्शन हुई ना, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस इक्वेशन में बता दें Cr2O7 की पावर कम हुई ना, रिडक्शन हुई, तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मुकम्मल हो गया, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए।